नमस्कार। मेरा नाम सौम्या है। आप सबका स्वागत है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एडमिशंस वेबिनार में। ये एडमिशंस वेबिनार सीरीज में हो रहे हैं एक एक स्पेशलाइजेशन को लेके। आज का जो वेबिनार है वो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स स्कूल्स के बारे में होगा। तो जानते हैं कि कौन से 5 स्पेशलाइजेशन है जो ऑफर्ड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन में। नंबर 1, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रेपरेटरी स्कूल्स। ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जो आगे जाके डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। दूसरा स्पेशलाइजेशन ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज स्कूल का उद्देश्य है बच्चों को ह्यूमैनिटीज के फील्ड में क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च और एनालिसिस एप्टीट्यूड को डेवलप करना। तीसरा स्पेशलाइजेशन है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में बच्चों को नए सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और नए तरीके से पढ़ाते हैं जो ज्यादा स्किल्स फोकस्ड होता है और ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जांपल है जैसे कोडिंग, फाइनेंस, डिजिटल मीडिया डिजाइन एटसेट्रा। जो चौथा स्पेशलाइजेशन है वो है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स स्कूल्स उन बच्चों के लिए बना है जो कला के क्षेत्र में एप्टीट्यूड रखते हैं। बच्चे यहाँ फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ अपनी चुनी हुई आर्ट फील्ड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। और पांचवा और आखिरी स्पेशलाइजेशन है स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम स्कूल्स का उद्देश्य बच्चों को स्टेम की हायर स्टडीज में होने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE और नीट की रिगरस तैयारी कराता है। अब आते हैं करिकुलम डिजाइन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में। अब आपको लगता है कि अगर स्पेशलाइजेशन का स्कूल है तो सिर्फ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इन स्कूल्स में फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फाउंडेशनल मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। और ये 3 से 4 घंटे दिन में बच्चे पढ़ते हैं। उसके साथ में ही वो अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं दिन में 2 से 3 घंटे। अब क्योंकि ये नया करिकुलम है, नया स्पेशलाइजेशन है, उसको एक नए तरीके से बनाने के लिए और उसको फॉर्म करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जो बेस्ट इन क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं वो जुड़े हैं, जैसे कि IIT दिल्ली, अशोका यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वसंत वैली स्कूल, विद्या मंदिर क्लासेस, लेंड अ हैंड और भी बहुत से नॉलेज पार्टनर्स हैं जो आप अपनी राइट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं। अब जानते हैं ASOSE स्कूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। क्या आप जानते हैं कि ASOSE स्कूल्स में 5500 स्टूडेंट्स इनरोल्ड है, 31 लोकेशंस में है और 5 स्पेशलाइजेशंस ऑफर होती हैं जैसे मैंने आपको बताया। और ये जो स्कूल्स हैं ये हायर एजुकेशन में है, 9 से लेके 12 ग्रेड्स तक। इस साल 5 नए ASOSEs भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। अब आते हैं हमारा जो आज के स्पेशलाइजेशन जिस बारे में है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ASOSE। ये ASOSE 5 स्पेशलाइजेशन में से एक है। जैसे कि नाम में है, ये स्पेशलाइजेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी आर्ट फॉर्म में एप्टीट्यूड रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं और पैशन रखते हैं। आइए देखते हैं इन स्कूल्स की एक छोटी सी झलक। अब जैसे कि आपने क्लिप में देखा, बच्चे कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास में कैसे कर रहे हैं। अब जानने से पहले कि कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं, ये जानना जरूरी है कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल ASOSE क्यों शुरू हुए हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब तक आप देखेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में म्यूजिक, सिंगिंग, आर्ट्स, डांस, ये सब टाइम टेबल में तो होते हैं,
पर क्या इनको एक सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाया और समझाया जाता है? क्या ये हर रोज होते हैं? क्या इन पे असेसमेंट्स होते हैं? नहीं। और शायद इसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स जो परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, पैशन रखते हैं, वो उसको अच्छे से परस्यू नहीं कर पाते। तो परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स ASOSEs उन सभी बच्चों के लिए डिजाइन हुआ है जो इन सारे आर्ट फॉर्म्स को और गहराई से समझना चाहते हैं और एक नए तरीके से समझना चाहते हैं। ये ASOSEs एक ये मौका भी देगा उन स्टूडेंट्स को कि वो अपनी हायर एजुकेशन को, जब वो कॉलेज में जाएंगे तो वो ये सब्जेक्ट्स को पहले से पढ़ेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से वो पढ़ते आएंगे तो उनको उनके हायर एजुकेशन में, कॉलेज में वो चीज आगे पढ़ने के लिए और परस्यू करने के लिए इनकरेजमेंट मिलेगी। ये जानना जरूरी है कि ये जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं इन सारे स्कूल्स में। और फाइनली परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स का नाम सुन के सिर्फ आर्टिस्ट का ख्याल आता है, पर ये फील्ड बहुत बड़ी है। इसमें बहुत से प्रोफेशंस अवेलेबल हैं और ये स्कूल्स परफॉर्मिंग इन विजुअल प्रोफेशनल्स बनाता है, ना ही सिर्फ आर्टिस्ट। जैसे कि मैंने कहा, ये स्कूल्स एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है अगर आप एक सिंगर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फाइन आर्टिस्ट, पेंटर, फिल्म मेकर, एक्टर बनना चाहते हैं, पर उसके साथ साथ जो बहुत सी और जुड़ी हुई प्रोफेशंस हैं, जैसे स्क्रीन राइटर, जैसे टीवी प्रेजेंटर, रेडियो जॉकी, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया जो आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ है, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर जो ग्राफिक्स बनाते हैं, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक लिरिसिस्ट, म्यूजिक कोच, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, ये पढ़ा सकते हैं आगे जाके। जो आपके सारे टीचर्स हैं वो एजुकेशन में अपना आर्ट फॉर्म परस्यू कर रहे हैं। बहुत से ऑप्शंस है परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स के पूरे स्ट्रीम में। अब देखते हैं परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स ASOSEs लोकेटेड कहाँ है। ये दिल्ली के 4 लोकेशंस में है। रोहिणी सेक्टर 21 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है, द्वारका सेक्टर 19 साउथ वेस्ट, ईस्ट में है IP एक्सटेंशन और साउथ में है एंड्रयूजगंज में। आप इससे पहले हम जाने कि कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ASOSEs में प्रोवाइडेड हैं, एक छोटा सा पोल करते हैं आपके साथ। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा जो क्वेश्चन है और आपको उसको आंसर करना है। परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स ASOSEs 3 आर्ट फॉर्म्स ऑफर करते हैं। कोई भी 3 सिलेक्ट करिए जो आपको लगता है इन स्कूल्स में ऑफर होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या हैं। ग्रेट, म्यूजिक आया है, विजुअल आर्ट्स आया है, डांसिंग भी काफी लोगों ने बोला है, फोटोग्राफी कम ने बोला है, योगा कम ने बोला है, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। तो देखते हैं कौन कौन लोग करेक्ट हैं। एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ यू वो करेक्ट। जो 3 आर्ट फॉर्म यहाँ पे ऑफर होते हैं वो है म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। ये 3 आर्ट फॉर्म्स इन स्कूल्स में ऑफर होते हैं। डांस अभी ऑफर नहीं हो रहा है।
एंड ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा इसमें इनरोलमेंट लेता है, इन स्कूल में इनरोलमेंट लेता है, तो वो कोई एक आर्ट फॉर्म ही पढ़ेगा। आप 2 आर्ट फॉर्म या 3 आर्ट फॉर्म नहीं पढ़ेंगे। जिस आर्ट फॉर्म में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आपका जाने का इंटरेस्ट है, उसमें ही आप आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। अब क्योंकि ये नया टाइप का करिकुलम है, एक नए तरीके से इसको बनाया गया है, तो हमारे साथ है नॉलेज पार्टनर्स। हर आर्ट फॉर्म के लिए एक एक नॉलेज पार्टनर है। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से। म्यूजिक में नॉलेज पार्टनर है हमारे ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट। ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट एक ग्रेटर नोएडा में बेस्ड म्यूजिकल इंस्टीट्यूट है, जो कि बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक से अफिलिएटेड है। बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक एक दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कॉलेजेस है। उसके साथ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ है आदित्य बलानी, जिनसे हम आगे जाके और सुनेंगे। हमारा दूसरा जो आर्ट फॉर्म ऑफर्ड है इन स्कूल्स में वो है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के लिए नॉलेज पार्टनर है सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बैंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अमिताभ कुमार लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनसे हम और आगे जाके सुनेंगे। एंड तीसरा जो आर्ट फॉर्म ऑफर्ड है वो है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। उनके नॉलेज पार्टनर है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल। व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल एक मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है इन फिल्म कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव आर्ट्स, और ये सुभाष घई की इंस्टीट्यूट है। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने उनकी मूवीज भी देखी हो। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ कॉल पे है चैतन्या, जिनके आप आगे जाके सुनेंगे। अब देखते हैं हर एक आर्ट फॉर्म में किस तरीके से पढ़ाया जाता है। पहला, म्यूजिक। तो म्यूजिक को अगर आप आर्ट फॉर्म देखेंगे तो उसमें आप या तो सोचते हैं कि सिंगर होगा कोई, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होगा, बट उससे कहीं ज्यादा है म्यूजिक में एज एन आर्ट फॉर्म। नंबर 1, जिस तरीके से हम इन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वन सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट स्टडीज एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज म्यूजिक कोर। इंस्ट्रूमेंट स्टडीज की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्टडीज जैसे कि नाम में है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी ऑफर्ड 6 इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट्स को 6 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड होंगे। 3 इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड होंगे और 3 वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड होंगे। क्या आपको पता है कि आपकी आवाज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट स्टडीज में वोकल्स भी एक टाइप के ऑप्शन है। तो इंडियन में अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड है, इंडियन वॉइस, वोकल्स, तबला और सितार। और वेस्टर्न में ऑफर्ड है वेस्टर्न वोकल, कीबोर्ड और गिटार। इसके साथ साथ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूजिक नहीं बचता है, सिर्फ बनता नहीं है, बनता है म्यूजिक टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, डिजिटली भी बनता है म्यूजिक। तो उसको भी सिखाया जाता है इन स्कूल्स में इस सब्जेक्ट के द्वारा। उसके साथ साथ जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हर बच्चे को, वो है म्यूजिक कोर। कोर मतलब फाउंडेशन, किसी भी चीज की नींव। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश, साइंस जो भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको अल्फाबेट पढ़ना होता है, तो वो उसका फाउंडेशन होता है, वो उसका थ्योरी होता है। तो म्यूजिक कोर में इंडियन म्यूजिक फाउंडेशन और वेस्टर्न म्यूजिक फाउंडेशन दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है। याद रखिए कि इन जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड होते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंट स्टडीज में से, बच्चा कोई एक इंस्ट्रूमेंट फाइनली चूज करता है, वो उनका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे वो आगे जाके और डेप्थ में पढ़ते हैं। जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो सारे स्कूल्स प्रोवाइड करेंगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले, देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, म्यूजिक भी एक लैंग्वेज में बोली जाती है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन में लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे, ये सिंबल्स शायद आपने कहीं देखे होंगे, ये म्यूजिक की लैंग्वेज होती है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको सीखते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, और इसके बेसिस पे म्यूजिक कैसे बनाया जाता है, समझाया जाता है, वो पहली चीज है लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, जो स्टाफ नोटेशन जिनको हम बोलते हैं, और इसको भी पढ़ाया जाता है, इज वन ऑफ द मेन कोर टॉपिक्स। इसके साथ साथ बिजनेस ऑफ म्यूजिक। बिजनेस मतलब म्यूजिक की इंडस्ट्री में, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, म्यूजिशियंस या जो भी इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, वो पैसे कैसे कमाते हैं, क्या क्या तरीके हैं वो पैसे कमाने के, वो भी पढ़ाया जाता है। एंड और टॉपिक्स जैसे परफॉर्मेंस स्टडीज,
अब अगर आप स्टेज पे जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म करने का भी एक तरीका होता है, एक स्किल होता है, एक आर्ट फॉर्म होता है जो डेवलप करना पड़ता है, जिसमें बहुत सी चीजें हैं जो देखना होता है। आपकी स्टेज की प्रेजेंस कैसी है, आपकी स्टेज की पोजिशनिंग कैसी है, आप ऑडियंस से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टडीज। और ये भी कवर किया जाता है। ये कुछ टॉपिक्स है जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके साथ साथ और बहुत से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब मैं स्पॉटलाइट में लाना चाहूंगी आदित्य बलानी जी को, जो ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट के को फाउंडर है। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिक का पीस बनाने से लेके बेचने तक की जर्नी क्या होती है और इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर विद बिल्कुल। दिस। ठीक है, थैंक यू सौम्या, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से सब यहाँ पे जुड़ने के लिए। तो मैं आपको एक क्विकली एक ओवरव्यू देता हूँ इस बारे में। काफ़ी लोग जानते भी होंगे इस बात को कि जैसे अगर हम कोई नया म्यूजिक का पीस या कॉम्पोजिशन या गाना लिखते हैं, तो सबसे पहले तो एक हमें कंपोजर की ज़रूरत है जो कंपोज करें, ये है ना, इस पीस की जो भी उसकी मेलोडी है, उसकी धुन है, उसकी जो कॉर्ड्स हैं, वो हमें क्रिएट करनी होती है कि क्या इसका म्यूजिकल पीस बनेगा। और अगर हर हर हमारा जो म्यूजिकल पीस यहाँ जो होता है उसमें हमें लिरिक्स की जरूरत नहीं होती, बट अगर इसमें वोकल्स हैं और अगर इसमें लिरिक्स हैं तो ऑब्वियसली हमें एक लिरिसिस्ट की भी जरूरत है। तो दो तो हमारे यहीं पे ये कंपोजर और लिरिसिस्ट, ये दो हमारे काफी बड़े रोल्स हैं जो हम देखते हैं कि हर चाहे अगर आप बॉलीवुड देख लें, हॉलीवुड देख लें, या पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, जितने भी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक हैं, क्लासिकल म्यूजिक, सब में इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ील्ड है जो अगर कोई कंपोज़र बनना चाहे या लिरिसिस्ट बनना चाहे। अच्छा, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया कि ये हमारा गाना है, इसकी ये धुन है, इसके ये लिरिक्स हैं, ये इसका पार्ट्स है। पर उसको फिर अरेंज करना पड़ता है कि ये कितनी बार इसका कोरस आएगा, कितनी बार इसका वर्स आएगा, उसकी एक अरेंजमेंट होती है। तो वो एक अरेंजर होता है और अरेंजर क्या करते हैं वो, और ये भी सोचते हैं कि कैसे-कैसे इंस्ट्रूमेंट्स आएँगे। अगर कोई गाना शुरू होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक बार बजाना शुरू होते हैं। हो सकता है कि पहले सिर्फ़ गिटार बजे, फिर ड्रम्स आएँ, फिर हो सकता है कि सितार की मेलोडी आए। तो उसको अरेंजर बोलते हैं, वो बहुत स्पेशलिस्ट रोल भी है। कई लोग बहुत इसमें मास्टरी करते हैं जो अरेंजिंग सीखते हैं कि किस तरह हम एक पीस को अरेंज करें। अच्छा, अब हमारी अरेंजमेंट हो गई। उसके बाद हमें चाहिए परफॉर्मर्स, कि अगर अगर कोई वोकलिस्ट है, सितार प्लेयर है, तबला प्लेयर, हमारे हमने जो भी चीज़ें सोची हैं कि कौन-कौन से पार्ट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाएँगे या गाएँगे, हमें उनके परफॉर्मर्स चाहिए। तो अगर हमारे गाने में करीब 20 या 30 हमने सोचे हैं, ऐसे अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने हैं, सिंगर्स को, तो उतने हमें परफॉर्मर्स चाहिए। एंड परफॉर्मर्स तो एक्चुअली हम यही सोचते हैं कि म्यूजिक, जब हम सोचते हैं अच्छा म्यूजिक करियर, हम ये सोचते हैं कि परफॉर्मर, वही सब परफॉर्मर होंगे। तो एक डेफिनेटली ये करियर ऑप्शन है, बट और जैसे सौम्य ने भी बताया, बहुत बहुत अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं जो एक, चाहे अगर हम गाने को भी देख लें, उसको बनाने के लिए भी हम देखते हैं कितने सारे विभिन्न प्रकार के रोल्स आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास परफ़ॉर्मर्स तो आ गए। अब परफ़ॉर्मर जब आ गए तो उनको रिकॉर्ड करना है ना? तो एक स्टूडियो लेंगे या हम कोई एक एनवायरनमेंट लेंगे, शायद लाइव स्टेज है, अब उनको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स चाहिए, जिनको पूरी नॉलेज होती है कि कौन-सा माइक, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ करना है, उसकी पोज़ीशन क्या रखनी है। वो बहुत साइंटिफिक स्टडी होती है कि कई बार ऐसे भी होता है, अगर आप 2 माइक बहुत पास रख दो, तो वो फ़ेज़िंग हो जाती है उसमें, तो वो साउंड क्लियर नहीं आता। अगर आपने माइक को स्पीकर के सामने रख दिया, तो फीडबैक आना शुरू हो जाता है। तो बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है रिकॉर्डिंग इंजीनियर के पास। उनको इतना भी पता होता है कि एक स्पेसिफिक ट्राइब का अगर सितार है तो उसपे कौन-सा माइक लगेगा, उसको कहाँ रखना है और किस तरह रिकॉर्ड करना है। फिर उसके डिजिटल मिक्सर्स होते हैं या एनालॉग मिक्सर्स होते हैं, उनमें मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी पूरा उनको सीखना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है। फिर एक बार जब रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हमारे पास म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स आते हैं, जो और इसको समझते हैं कि हम इसको किसी तरह क्या शेप देंगे हम। क्या इसको हम रॉक स्टाइल में प्रोड्यूस करेंगे, चाहे क्या उसको हम फ्यूजन में इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सोचते हैं कि क्या विजन होगी इस सॉन्ग की। साथ में फिर मिक्सिंग इंजीनियर्स होते हैं जो इसको सारा जो हमने रिकॉर्ड किया उसको प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं, जो भी उसमें एरर्स होते हैं उसको साफ करते हैं, और फाइनली एक मास्टरिंग इंजीनियर के पास जाता है गाना, जो एक फाइनल उसको एक एक वो टच देते हैं, उसको मास्टर्ड हमारा ट्रैक बनता है। तो अभी तक हम यहीं पे पहुँचे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि थोड़ा म्यूज़िक बिज़नेस की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, जो सोचते हैं कि अच्छा, अब हमारे पास ये आर्टिस्ट ने गाना बनाया, तो अब उसको हम किन-किन के पास लेके जाएँ? क्या लेबल्स के पास लेके जाएँ या इंडिपेंडेंटली इसको रिलीज़ करें या किसी फ़िल्म के लिए इसको पिच करें? तो वो मैनेजर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं।
फिर एक हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के पास जाते हैं, वहाँ पे भी अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं, लोग काम करते हैं उनमें। हमें लीगल एस्पेक्ट्स देखने हैं कि हमने उसको कॉपीराइट रजिस्टर किया है कि नहीं किया, कौन-सी पब्लिशिंग कंपनी है, हमारे पास सारे राइट्स हैं, हमने सबसे ठीक-ठाक किया है। तो वो एक अलग टाइप के रोल्स होते हैं जिनको म्यूज़िक की भी नॉलेज होती है और लॉ की भी नॉलेज होती है। फिर हमारे पास आते हैं म्यूज़िक जर्नलिस्ट, जो लिखते हैं, जैसे मैगज़ीन्स में लिखते हैं, इवन पीआर करते हैं हमारे लिए, प्रेस रिलीज़ेज़ लिखते हैं। तो जर्नलिस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो रिव्यू भी करते हैं, जैसे कोई गाना आया, उसके बारे में लिखा है, या कोई फ़िल्म आई, उसके बारे में लिखते हैं। तो उसमें भी उनको नॉलेज होनी चाहिए म्यूज़िक के बारे में। अगर वो बात करें कि इस टाइप का म्यूज़िक निकला है या ऐसा हुआ है, तो उनको भी थोड़ी स्पेसिफ़िक जानकारी होनी चाहिए ना, कि ये थोड़ी बस गाने बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। वो प्रॉपर बताएँगे कि ये इसमें अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा, हमने ये देखा, ये स्टाइल यूज़ हुआ, ये ऑर्केस्ट्रेशन हुआ। तो वो भी एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है पीआर, जर्नलिज़्म व्हिच इज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। एंड देन हमारा गाना रेडी होके पब्लिक की तरफ जाता है। अभी और भी हमारे फ़ील्ड्स हैं, जब हम परफ़ॉर्म करने जाते हैं तो हमें लाइव इंजीनियर्स चाहिए, स्टेज मैनेजर्स चाहिए, फेस्टिवल मैनेजर्स चाहिए। तो ये सब हमारे म्यूज़िक से रिलेटेड है। और फिर जैसा हमने बात की म्यूज़िक एजुकेटर्स, जो सिखाएँगे, जैसे जो भी हमारे अलग-अलग टाइप के करियर्स हैं, उनको जो भी सीखना है वो हमारे एजुकेटर्स उनको सब सिखाते हैं। और इस तरह के करियर ऑप्शन हैं। फिर म्यूज़िक थेरेपी भी होता है, जो एक बहुत अच्छा ग्रोइंग फ़ील्ड है, जो कई लोग जो थेरेपी में इंटरेस्टेड है, वो म्यूज़िक को यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, ताकि मैं 3-4 मिनट में आपको सब ये बता सकूँ। बट ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रेट, थैंक यू सो मच आदित्य। आपने प्लेज़र। बहुत बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि क्या क्या चीजें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये पूरी इंडस्ट्री में। तो याद बिल्कुल, रखिए, स्टूडेंट्स सिर्फ अगला अरिजीत सिंह नहीं बनना है, और बहुत से ऑप्शंस है जो आपके पास पूरे करियर में रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच आदित्य। थैंक यू। अब जैसे कि आदित्य ने बोला, कितनी सारी फील्ड्स हैं हमारे पास जो अभी अवेलेबल है, तो घर में बैठ के या बस स्कूल में बैठ के तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए एक्सपोजर होना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर मतलब मैं म्यूजिशियन से मिलूं, मैं म्यूजिशियन से बात करूं, जो फील्ड में इन्वॉल्व है उनसे मिलना, उनसे सीखना, देख के सीखना। तो ये सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा है। याद रखिए, ये स्कूल इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये सारा जो एक्सपोजर जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके करिकुलम के हिस्सा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी इंटरनेशनल एंड नेशनल आर्टिस्ट आए जिन्होंने स्कूल्स में परफॉर्म किया है। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट भी जाके, वहां पे भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जो देखने का, जिससे सीखने का काफी मौका मिलता है। सो दिस वाज अबाउट म्यूजिक। फाइनली हम देखेंगे एक छोटा सा स्निपेट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। बात समझ के बैठ, मैं सब समझदी हां, तू जवाब समझ के बैठे, प्यार मेरे नू तू ये मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझदी हां, तू जवाब समझ के बैठे, तू वक्त नहीं देता मैनू अजकल तो पड़दा नहीं, शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा। स्टूडेंट्स, मैंने बोला था हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने देखा हो, बट आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत बच्चों ने ये देखा होगा। ये वीडियो है 3 पीवीएस स्टूडेंट्स की जो एंड्रयूसगंज में पढ़ते हैं। इन्होंने मेट्रो में परफॉर्म किया और इनकी वीडियो वायरल हो गई थी। इसी के साथ मैं एक बस छोटी और चीज बोलूंगी कि अगर आप सारा वेबिनार अटेंड करेंगे तो आपके लिए एंड में छोटा सा सरप्राइज भी है, तो जुड़े रहिए। सॉरी, 1 मिनट दीजिए मुझे। ग्रेट, तो ये था म्यूजिक के बारे में। अब देखते हैं दूसरा आर्ट फॉर्म कौन सा ऑफर्ड होता है। दूसरा आर्ट फॉर्म है विजुअल आर्ट्स। अब विजुअल आर्ट्स, आप सोचेंगे आर्ट्स मतलब सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग, नहीं। विजुअल आर्ट्स बहुत बहुत ही बड़ा एक फील्ड है। विजुअल आर्ट्स मतलब कोई भी चीज विजुअली जो आप देखते हैं और वो आर्टिस्टिकली प्रेजेंट होती है।
जैसे कि जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो एक विजुअल आर्टिस्ट ने बनाई है, जिस बिल्डिंग में आप स्कूल में जाते हैं वो भी एक विजुअल आर्टिस्ट ने बनाई है, जिनको हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं। तो विजुअल आर्ट सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग पे लिमिटेड नहीं होती, उससे बहुत आगे जाती है, उसको और डिटेल में देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, ये बिल्कुल हिस्से हैं विजुअल आर्ट्स के। उसके साथ साथ स्कल्पटिंग, सेरामिक वर्क, टेक्सटाइल डिजाइन, कपड़ों पे डिजाइन, या बहुत से मटेरियल्स को, फॉर्म्स को यूज करके जिस तरीके से हम डिजाइन करते हैं वो भी विजुअल आर्ट्स का हिस्सा होता है। तो जो 2D आप करते हैं, 2 डायमेंशनल जो पेन पेपर पे आप करते हैं, उसके साथ साथ जो आप क्ले के साथ करेंगे या किसी और मटेरियल के साथ करेंगे, वो भी विजुअल आर्ट्स का हिस्सा होता है। अब इसको पढ़ाया जाता है 2 सब्जेक्ट्स के द्वारा। नंबर 1 क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एनालिटिकल थिंकिंग। आई नो सब्जेक्ट का नाम बड़ा है, पर इसके पीछे थॉट भी बहुत बड़ा है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मुझे कुछ आर्ट बनाना है, क्या मैं ऐसी बना दूंगी, कुछ भी बना दूंगी? नहीं, मैं कुछ सोच के बनाऊंगी, और वो एक बहुत बड़ी स्टडी होती है। तो ये एक पहला सब्जेक्ट है जिस दिशा के द्वारा आप सीखते हैं विजुअल आर्ट्स। जो दूसरा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है ऊपर विजुअल आर्ट डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस। जैसे कि नाम में है डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस, जो आप सीख रहे हैं उसको आप अप्लाई करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। याद रखिए जो भी आर्ट मटेरियल्स हैं, जिस भी तरीके से पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ ऑफर्ड होता है स्कूल में। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट का जो पार्ट होता है वो है डिजिटल डिजाइन। डिजिटल डिजाइन आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आप सबको इंस्टाग्राम का लोगो तो पता ही होगा। तो वो जो लोगो बना है वो किससे बना है? क्या वो हाथ से बना है, क्या वो मटेरियल से बना है? नहीं, वो तो डिजिटली बना है। तो आप जो भी चीजें डिजिटली आप कंज्यूम करते हैं आज की डेट में, वो डिजिटल डिजाइन के अंडर आता है। और उसको डिजिटली बनाने का भी एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसको आप कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के बेसिस पे यूज करके उसको सीखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। अब जल्दी से देखते हैं कुछ क्या क्या टॉपिक्स है जिनको हम पढ़ाते हैं। नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आर्ट की कोई भी आर्ट पीस किन चीजों के साथ बनता है, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे कलर, शेप्स, आप क्या कलर यूज करेंगे, क्या शेप्स यूज करेंगे, उसका क्या फॉर्म होगा, तो इनको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट बोलते हैं। दूसरा टाइप के टॉपिक्स है इलास्ट्रेशन एंड एनिमेशन। इलास्ट्रेशन आपने देखा होगा, अपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, बूझो और पहेली, वो क्या है? वो इन्हीं का हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन कोई भी कार्टून, आप कार्टून नेटवर्क पे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग देखते हैं कार्टून नेटवर्क, पोगो पे अगर आप जाएंगे, छोटा भीम देखा होगा, वो क्या है? वो एनिमेटेड है और वो सब कुछ डिजिटली एनिमेट होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है काफी यूनिट्स के द्वारा। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। अब आगे जाके आप कोई अपनी जाते हैं, आपने सुना होगा सीवी देना होता है, रेज्यूमे देना होता है। तो वो होता है पेपर पे आप लिख के दे रहे हैं कि क्या क्या आपने किया है आज तक। जब आप विजुअल कोई भी टाइप के आर्टिस्ट हैं, तो एक आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ योर वर्क, जो आपने सब कुछ किया है उसको आप कलेक्टिवली बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। ये एक बहुत की स्किल है जो आगे जाके आपकी करियर में बहुत काम आता है और इसको एज अ टॉपिक सिखाया जाता है। अब स्पॉटलाइट लाते हैं अमिताभ कुमार पे, जो सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव है। अमिताभ, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज करी, ये फील्ड ऑफ आर्ट क्यों चूज करी, और विजुअल आर्ट्स को जल्दी अर्ली सीखने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर विद एवरीवन। नमस्कार सौम्या और बाकी सारे मित्र, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आज शाम हमारे साथ जुड़ने का। तो आपके पहले सवाल का जवाब है वो ये है कि जब मैंने ड्राइंग, पेंटिंग या विजुअल आर्ट्स में अपना सफर शुरू किया, ये कुछ 20-30 साल पहले की बात है। तो शायद मेरी उम्र जो हमारे छात्र हैं उनके माता पिता के लगभग आसपास ही होगी। तो काफी वक्त गुजर गया था। लेकिन जब शुरू किया था तब अंदाजा यही था कि मैं अपने हुनर के साथ, अपनी काबिलियत के साथ मैं कुछ कर पाऊं। और मैं काफी लकी था कि
मेरे स्कूल में, और मेरी ऊपरी शिक्षा जो जो मेरा कॉलेज का एजुकेशन रहा, और उसके बाद एक व्यवसायिक रूप में और अब एक एजुकेटर के रूप में मेरा इमेज या छवि के साथ रिश्ता बना रहा। तो जब जब मैंने शुरू किया था, तो उसके उसके बीच में यही एक बड़ी छोटी सी कामना ये थी कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, और जैसे मैं जीवन को देखता हूँ, उनके बीच में ज्यादा मतभेद ना रहे। कई बार आपकी आपकी खुद की पहचान आपकी काबिलियत से परे आपकी नाकाबिलियत पे मापी जाती है। मतलब कितने लोग होते हैं जो कि इंजीनियरिंग, आईआईटी या डॉक्टरी में पास होते हैं, और कितने लोग होते हैं जो विफल होते हैं। तो ये पास फेल के मापदंड को पार पार करके अपने काबिलियत के बल पे अपनी पहचान बनाना, ये अभी तक मेन मकसद है कि मैं चित्र बनाता हूँ। और इस चित्र बनाने के सिलसिले के साथ मैं ये भी जान पाया हूँ कि चित्र बनाना कोई छोटी चीज नहीं है। ये एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है अब तो, क्योंकि काफी, जैसा कि मैंने कहा, काफी वक्त बदल गया है। शायद जो माता पिता हमारे संग जुड़े हुए हैं उनको 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 शायद याद रहे ना रहे, लेकिन मैं जिस दशक से आ रहा हूँ, वहां पे अगर आप किसी विजुअल आर्टिस्ट के बारे में बातचीत करें तो लोगों को झोले वाले आर्टिस्ट की छवि दिमाग में आती है, जो कि लंबे बाल और दाढ़ी और झोला, भूखा प्यासा भटक रहा है यहाँ से वहां। लेकिन ये काफी ये एकदम सच नहीं है। और जो जहां हम जिस कगार पे खड़े हुए हैं, तकनीक के कगार पे, वक्त के कगार पे, आप खुद देखिए आपकी निजी जीवन में आपका छवियों के साथ या इमेज के साथ क्या रिश्ता है। आप हर चीज, हर ये कॉल या आपका फोन, या आपकी आप घर से निकले, आप दफ्तर पहुंचे, आप आपका रिश्ता छवियों के साथ दिन ब दिन गहराता ही जा रहा है। इसके दो तात्पर्य हैं। पहला तो ये है कि वक्त बदल रहा है। दूसरा ये है कि छविकार या जो इमेज बनाते हैं विजुअल आर्टिस्ट, जैसा कि सौम्या ने पहले भूमिका बनी थी, उनकी उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 10 कुछ साल से हो रहा है। और ये पैंडेमिक के आने के बाद तो खासा हम जितने स्क्रीन डिपेंडेंट हो गए हैं, वो भी एक अलग किस्म की इंडस्ट्री को जन्म देता है। मैं खुद सृष्टि में एक 3 साल का प्रोग्राम चलाता हूँ, बी वॉक का नाम है। और हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री के साथ नाता जोड़ें। कैसे आप अपने हुनर को अपनी आमदनी बना पाए, कैसे आपके पास जो भगवान का दिया हुआ टैलेंट है। मैं केवल विजुअल आर्ट की बात नहीं कर रहा, संगीत ले लीजिए, फिल्म ले लीजिए, नाच ले लीजिए, जो कि हमारे पोल में काफी हैवी कोडिंग हुई थी, डांस, ये सब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम मान के इनको अपने जीवन से हटा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनका व्यावसायिक रूप आज के दौर में इतना ताबड़तोड़ है कि मतलब ROI एक टर्म होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। जब आप अपने बच्चे के भविष्य में पैसा डाल रहे हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपने कॉलेज के जीवन में इस्तेमाल करता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो सराहना मिली थी, सपोर्ट मिला था, लेकिन दिशा उतनी क्लियर नहीं मिली, जिसकी वजह से हम काफी उलझनों में फंस जाते हैं। आप अगर अपने बच्चे में हुनर देखते हैं, या अगर आप खुद ये सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर हुनर है, तो जल्दी शुरुआत करने का फायदा ये होगा कि बहुत सारी चीजें जो आप हायर एजुकेशन या कॉलेज में सीखेंगे, जो कि साफ तौर से रिश्ता होता है स्किल का, क्राफ्ट की समझ का और उस समझ की एप्लीकेशन का। 9th 10th 11th 12th के उपरांत हमारी जो पहल रहेगी वो यही है कि 9th और 10th में ही आपका बेसिक क्राफ्ट, बेसिक स्किल सेट, ड्राइंग क्या होती है, इमेज कैसे बनती है, इमेज बनाने के लिए आपको किन गतिविधियों से गुजरना पड़ता है, सोच के अलग आयाम क्या होते हैं, आपके अंदर ये बात अगर जड़ कर जाए तो उसके बाद व्यवसायिक या हायर एजुकेशन में आप अपनी दुनिया में जगह बतौर एक विजुअल आर्टिस्ट
आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, टेक्सटाइल फैशन डिजाइन, स्पेस। आपके इर्द गिर्द जो भी है, आप जहाँ बैठे हुए हैं अपने फोन पे, अपने अपने घर पे, आप घिरे हुए हैं उन सब व्यवसायों से जिनके आप खुद भागीदार हो सकते हैं। और ये इतना सरल है कि आप और अभी के टाइम पे तो और सरल होता जा रहा है, क्योंकि तकनीक का मापदंड है, डिजिटल टूल्स ऑफ मेकिंग का मापदंड है, और अलग अलग आयाम और भी खुल रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि 5G आ गया, लेकिन 5G आने से एक और 3D इलस्ट्रेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल AI, ये सब एक छोर है जिसकी तरफ हम अपने PVA करिकुलम के साथ काफी तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो Thank मैं you. निमंत्रण देना चाहूंगा आपको और बाकी औरों को जो 9th क्लास से हमारे साथ जुड़े और इस जर्नी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। Amazing. Thank you so much, अमिताभ। बच्चों, जैसे आपने सुना होगा, अमिताभ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने क्यों ये ज्वाइन किया और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और अर्ली स्टार्ट करने का, 9 से स्टार्ट करने का क्या वैल्यू रहेगा। अगर आप एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आपको 8 तक फाइन आर्ट्स, ड्राइंग जो आपने सीखा है वो आपको इंटरेस्ट करा, वो आपका पैशन है, आपको उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है हमेशा, प्लीज डू अप्लाई। इफ यू हैव द पैशन फॉर इट, देयर आर ऑलवेज अ लॉट ऑफ रोड्स अवेलेबल। आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रहेंगे अगर आप में वो पैशन है और इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अमिताभ ने भी बोला, और जैसे कि पूरा करिकुलम जिस तरीके से डिजाइन हुआ है, फिर से बताते हुए बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर मतलब कि उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जैसे वो अपने इन्वायरमेंट में जाके उस आर्ट फॉर्म को देख के सीखे और सीख के देखे। ये दोनों चीजों का एक्सपोजर मिलेगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बच्चों को म्यूजियम की विजिट्स करी है, एक म्यूरल पेंट हुआ है, मतलब वॉल पे जो पेंटिंग होती है उसको म्यूरल बोलते हैं। इन सब की अपॉर्चुनिटीज भी टाइम टू टाइम बच्चों को मिलती है। अब देखते हैं एक छोटा सा स्निपेट, लास्ट स्निपेट जो हमारे पास अवेलेबल है विजुअल आर्ट्स के। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक कक्षा 9वीं का स्टूडेंट ने बनाया है। दिस हैज बीन स्केच्ड बाय अ ग्रेड 9 स्टूडेंट, जो आप देख सकते हैं इतनी परफेक्टली बनाया है, इतने टेक्निक के साथ बनाया है। याद रखिए कि इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास इस लेवल का स्किल हो। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है, ये डेफिनेटली चीजें हैं जो आगे जाके पढ़ के सीख के ही रिफाइन होती है। तो ये था हमारे सेकंड आर्ट फॉर्म। जो थर्ड और लास्ट आर्ट फॉर्म ऑफर्ड है वो है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज। बहुत कुछ, पर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसलिए सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ाई जा सकती है, सिर्फ एक्टिंग। काफी बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक्टिंग होगी, इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और मीडिया की जो स्टडीज होती है वो तीनों कवर होते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट किस तरीके से हैं और ये क्या सोच के करिकुलम बनाया गया है। तो जैसे फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया कम्युनिकेशंस आज की डेट में एक और हमेशा से एक आर्ट फॉर्म ही रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इसका जो बेस है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी कैसे बताते हैं, स्टोरी टेलिंग। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो स्टोरी है, मैं एक स्टोरी बता रही हूँ आपको। उसके बताने के बहुत तरीके होते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे भी बता सकती हूँ, बहुत एक्साइटमेंट से भी बता सकती हूँ। तो स्टोरी टेलिंग जो है वो आर्ट है। आप क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या मीडियम चूज करके बोल रहे हैं, वो सब स्टोरी टेलिंग के अंडर आता है और वो इस आर्ट फॉर्म में कवर किया जाता है। अब इस आर्ट फॉर्म को 2 सब्जेक्ट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे है फिल्म एंड सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड सिनेमा। जो कैमरा के आगे हो रहा है से लेके जो कैमरा के पीछे हो रहा है वो सब कवर होता है फिल्म एंड सिनेमैटिक आर्ट्स में, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग एटसेट्रा। ये सब कुछ कवर होता है फिल्म एंड सिनेमैटिक आर्ट्स में। और इसको सपोर्ट करते हुए एक और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस। अब मीडिया और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या फॉर्म यूज करके आप बात कर रहे हैं, किस मीडिया के थ्रू आप बात कर रहे हैं, आप टेक्स्ट करके बात कर रहे हैं, आप कुछ दिखा के बात कर रहे हैं, ये सब मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। इस स्पेशल फोकस रहेगा इस पे कि जैसे कि आजकल आप कोई भी, हम जब न्यूज सुनते हैं तो क्या हम कोई भी न्यूज बिलीव कर लेते हैं? तो क्या दिखाया जाता है मीडिया में, उसको किस तरीके से समझा जाता है, क्या सच है क्या झूठ है, उसमें परख रखना और उसकी समझदारी रखना इस सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है।
याद रखिए जो कैमरा फोन्स हैं या जो वीडियो कैमरास है, जो भी इक्विपमेंट है वो स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है वो है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया, जो मीडिया ट्रेडिशनली जो मीडिया रहा है, जो आपकी फिल्म और टीवी है, उससे हटकर किस किस टाइप का नया मीडिया आ गया है। अब सबके आप फोन्स के थ्रू देख रहे होंगे, आई थिंक स्क्रीन पे, या लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे। और आप में से काफी लोग बहुत सारा टाइम अपना निकालते होंगे इस फोन में, और जो पेरेंट्स जुड़े हैं उन्होंने तो सर पकड़ लिया होगा कि बस बच्चे को पूरे दिन फोन चाहिए। अब फोन में कर क्या रहा है बच्चा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम। तो मूवीज सिर्फ आप थिएटर जाके नहीं देख सकते, आप घर पे देख सकते हो। आप एक दूसरे से बात व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, चिट्ठी नहीं लिखता आप कोई भी। अगर आपको कुछ अपने बारे में बताना है, कुछ शोकेस करना है अपना टैलेंट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब कुछ अवेलेबल है। ये सब न्यू मीडिया का पार्ट है, और ये न्यू मीडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यही वो न्यू मीडिया है जो आपका इतना टाइम ऑक्यूपाई करती है। तो सोचिए इसमें कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब स्पॉटलाइट में लाते हैं चैतन्या को। चैतन्या विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चैतन्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये जो न्यू मीडिया है जिसके बारे में मैंने बात किया, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आज की यूथ के लिए क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लाता है। सो चैतन्या, प्लीज शेयर। थैंक यू सौम्या, एंड हेलो एवरीबॉडी। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं विस्लिंग वुड्स का वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड हूँ, और मैं हमेशा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं पढ़ा था। मैं प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने मेरा करियर आर्थर एंडरसन एक्सेंचर से शुरू किया, लेकिन ये एजुकेशन और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी अच्छी है और इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं इस तरफ खींचा चला आया। तो मुझे आपको 3-4 चीजें बतानी है ये इंडस्ट्री के बारे में। एक तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म एक्टिंग मीडिया, ये जरूरी क्यों है, ये कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ग्लोबली, ये आप देख सकते हैं। यूएस का अगर आप अमेरिका देख ले तो उनका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है आर्म्स और डिफेंस इक्विपमेंट, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते उनका सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्या है। वो है कंटेंट, वो है हॉलीवुड की फिल्में, वो है अमेरिकन टेलीविजन इंडस्ट्री के शो फॉर्मेट्स जो आप सब टीवी पे देखते हो, या बिग बॉस, या इंडियन आइडल, या डांसिंग विद द स्टार्स, जिसको हम यहाँ पे आई थिंक डांस इंडिया डांस या ऐसे कुछ बोलते हैं, या ये सारे फॉर्मेट्स है, ये टीवी फॉर्मेट्स है जो यूएस में बनाए गए हैं और ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो गए। ऐसे ही ओटीटी कंटेंट है, आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, दूसरे ओटीटी शो चैनल्स पे देखते हो। तो कंटेंट ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये अमर इंडस्ट्री है, दिस नेवर डाइज। आप कितनी भी दुविधा हो जाए, कितनी भी देश में प्रॉब्लम हो जाए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलती रहती है, बढ़ती रहती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है। आप नैरेटिव आर्ट्स ले लीजिए, जिसको हम फिल्म मेकिंग बोलते हैं, उसमें बहुत एरियाज आते हैं, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग, स्क्रीन राइटिंग, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्शन डिजाइन। इंडिया दुनिया की विजुअल इफेक्ट्स फैक्ट्री है। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो इंडिया वीएफएक्स फैक्ट्री है। अब कोई भी हॉलीवुड की बड़ी वीएफएक्स फिल्म देख ले, उसके एंड में जो नाम आएंगे 60-70% नेम्स इंडियन होते हैं। तो वीएफएक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है ये इंडस्ट्री का। फिर आप कम्युनिकेशन आर्ट्स ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, इवेंट्स, पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। अब स्पोर्ट्स आया है, सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा एरिया है, और एक्टिंग है। सो ये 3 ब्रॉड एरियाज है, सेक्शंस है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के, जो हम कवर करते हैं। अब अगर एक्टिंग का ले ले तो ऐसे नहीं है कि हर कोई बड़ा फिल्म स्टार बनता है। इंडिया में कम से कम 1.5 से 2 लाख एक्टर है, लेकिन आपके सिर्फ 9 हिंदी सुपरस्टार्स है और 8 साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के एक्टर्स को जॉब नहीं है, काम नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इधर बहुत बड़ा काम होता है एक्टिंग में। आप ओटीटी ले लीजिए, आप टेलीविजन ले लीजिए, आप डिजिटल मीडिया ले लीजिए,
और आप सब हमने साउथ इंडियन फिल्में देखी है, नॉर्थ में हम अमेरिकन फिल्म जो डब होके आती है हिंदी में वो देखते हैं। तो वो डबिंग कौन करता है? वो एक्टिंग आर्टिस्ट करता है, वो वॉइस आर्टिस्ट करता है, वो वॉइस एक्टर करता है। तो वॉइस इज अ बिग पार्ट ऑफ एक्टिंग, प्लस थिएटर है, प्लस पॉडकास्ट है, प्लस सो ये पूरा एक पार्ट है एक्टिंग का जो नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं। सबको लगता है कि सब बस हमको शाहरुख खान बनना है, ऐसे नहीं होता है। एक्टिंग बहुत बड़ी फील्ड है। आप जर्नलिज्म ले लीजिए, आप फिल्म ले लीजिए, ये सारे जो सेक्टर्स है वो ग्रोइंग है। अब इसकी हाई स्कूल में पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, वो आपका पाथवे है टुवर्ड्स हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंजीनियरिंग। आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं स्कूल में, वो आपका पाथवे है टुवर्ड्स हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन मेडिसिन। आप लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, वो आपका पाथवे है टुवर्ड्स हायर एजुकेशन इन लैंग्वेजेस। लेकिन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आपका स्कूल में पाथवे क्या है? हिस्टोरिकली ये नहीं रहा है। अब एसओएसी के वजह से आपको ये ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि दिन के 2 घंटे आप फोकस्ड एजुकेशन कर सके वो सब्जेक्ट्स का, वो एरियाज का जो पाथवे बनता है आपका आगे जाके हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में। तो अगर आप कैमरा के सामने देखें, अगर एक आदमी है तो कैमरा के सामने मिनिमम 10 से 15 लोग होते हैं, इतना बड़ा रेशो है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, करीबन 10 लाख से ऊपर लोग ये इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो फाउंडेशनल लर्निंग है ये आपको उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट्स भी आर टेकिंग नोटिस ऑफ इट। सो पिछले साल बजट में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का टास्क फोर्स अनाउंस हुआ था, जो इंडिया का पहला नेशनल पॉलिसी लिखेगा फॉर एजुकेशन, for policy for other areas in AVGC, but media and entertainment as an industry at large. तो वो जो टास्क फोर्स बना उसमें इंडस्ट्री के लोग थे और सरकारी लोग थे। तो इंडस्ट्री के 7 लोग थे, उसमें से एक मैं था। आई वॉज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट। और जो पूरा एजुकेशन सब सेक्शन है वो पॉलिसी का, उसका मैं कन्वीनर था। तो पूरी वाइड इंडस्ट्री के से कंसल्टेशन करने के बाद वो पॉलिसी लिखी गई है, वो आप देखेंगे रोल आउट हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें बहुत बड़ा फोकस है। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगले 10 साल में इज मिनिमम गोइंग टू ग्रो फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore। तो ये जो 10 गुना इंक्रीज होने वाला है, ये कहाँ से आएगा? ये आप जैसे लोगों से आएगा जो स्कूल में पढ़ेंगे और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ेंगे। तो ये मुझे आपको ओवरव्यू देना था इंडस्ट्री के बारे में, और आगे जो डिटेल्ड कोर्स और करिकुलम और सब कुछ स्ट्रक्चर है वो आपको डीबीएससी प्रोवाइड करेगी। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच चैतन्य, आपने बहुत ही वैल्यूएबल और यूजफुल नॉलेज शेयर करी है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप ये समझ गए होंगे अब तक कि जो कैमरा के सामने दिखता है सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं है, उसके पीछे बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, बहुत से टैलेंटेड लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कराते हैं, और बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज इनके साथ अवेलेबल होती हैं। चलिए स्निपेट्स, हमारी ग्रेड 9 में फोटोग्राफी भी पढ़ाई जाती है, और फोटोग्राफी एज अ टूल पढ़ाया जाता है कैमरा फोन्स के साथ। तो ये कुछ स्निपेट्स हैं जो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स ने लिए हैं। देखने में ये बहुत एस्थेटिक है, ये बहुत क्लोजअप से लिए है, वाइड एंगल से लिए है। तो किस तरीके से लेना है, क्या फॉर्मेशन होता है, क्या स्किल होता है इसके पीछे, ये सब कुछ करिकुलम के द्वारा पढ़ाया जाता है। चलिए अब मैं अपनी कॉलीग स्वर्णिमा उनकी तरफ ये प्रेजेंटेशन को आगे लेके जाऊंगी। थैंक यू सौम्या। आई एम श्योर अब आप सबको एक बहुत अच्छी समझ बन गई है कि ASOSE के PVA के आर्ट फॉर्म्स क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं। अब सुनते हैं एक स्टूडेंट से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम अब हमें बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है PVA में, उन्होंने ज्वाइन क्यों किया और यहाँ क्या अलग मिलता है। तो शिवम प्लीज गो अहेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम और मैं रोहिणी सेक्टर 21 PVA में क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को बचपन से ही आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फाइन आर्ट्स के लिए। बट जैसे नॉर्मल स्कूल्स में आप लोग और मैं जैसे पढ़ते हैं
तो मतलब मेरे को वीकली एक क्लास मिलती थी, 2 क्लास मिलती थी, जो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होती थी और मैं उसमें अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता था। लेकिन जब से मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया कि एक पीवी स्कूल है जो मेरे करियर को बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, मेरी आर्ट स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और मेरे को जाना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे पीवीएम में एडमिशन लिया और मैंने अपने अंदर अपनी विजुअल थिंकिंग और मटेरियल्स के ऊपर कमांड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है। जैसे विजुअल थिंकिंग में कि मैं अब खुद से ही अपनी नई-नई पेंटिंग्स को खुद बना सकता हूँ, अपने आइडियाज़ को खुद बना सकता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ बतानी है, तो मैं बिना लिखे बाकायदा उसको ड्रॉ करके भी किसी को समझा सकता हूँ कि मेरे थॉट्स क्या हैं। मेरी विजुअल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मैं कोई पेंटिंग देख के ये नहीं बोलता कि हाँ, ये पेंटिंग अच्छी है। मैं उस पेंटिंग में एक मीनिंग ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि उस आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को क्यों बनाया है। आर्टिस्ट उस पेंटिंग के ज़रिए हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। और मटेरियल्स की डिमांड जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जो एक ही मटेरियल में स्टिक हो जाते हैं कि हाँ, अगर मैंने पेंसिल से कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ पेंसिल से ही काम करूँगा। बट पीवीए में आने के बाद मैंने डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करना सीखा है और अपने फेवरेट मटेरियल्स को काफ़ी अच्छी कमांड भी हासिल की है। और जैसे पीवीए है, तो वो पीवीए हमें काफ़ी सारे एक्सपोज़र्स भी देता है। जैसे स्टार्टिंग में मैम ने हमें बताया था कि एक म्यूरल हुई थी और मतलब हमने म्यूज़ियम भी विज़िट किया था। तो जो म्यूरल थी, उनमें से हमारे स्कूल से 3 बच्चे गए थे। तो वो एक जेडब्ल्यू मैरियट एरो सिटी में एक होटल है, वहाँ पे एक वॉल थी, उसको हमने मतलब पेंट किया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी नया लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था इस एज में और इस क्लास में कि मेरे को इन फ्यूचर जो मेरे को कमर्शियली काम मिलने वाला है या फिर मिलेगा, तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी क्या डिमांड होती है, किस चीज़ों को लेके वो अपने आर्ट वर्क, अपनी पेंटिंग को काम करवाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए और उन्हीं में से एक एक्सपोज़र था कि मैं आप लोगों के सामने अभी बात कर पा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र था और एसएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एसएससी में आने वाले हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर आप लोग एसएससी में और या फिर हमारी फाइन आर्ट्स या फिर किसी भी फील्ड में पीवीए की इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्लीज़ आइए। एसएससी आपके करियर को काफ़ी इम्प्रूव करेगा और आपके फील्ड को आप स्पेशलाइज्ड टीचर्स के ज़रिए काफ़ी एक सही ट्रैक पे लाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिवम। आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस से बहुत बच्चों को गाइडेंस मिलेगी। तो आगे चलते हैं, थोड़ा हम सरप्राइज पे आते हैं जो पहले सौम्या ने मेंशन किया। अब जैसे आपने पहले देखा वीडियो में जो एक वायरल हुआ था, मेट्रो में बच्चों ने परफॉर्म किया, तो अब हमारे सामने आके वो परफॉर्म करने वाले हैं कुणाल और दीप्ति। Hello everyone, my name is Kunal. And I am Deepti. Today we are from ASOSC Andrewsganj, and today we are here to represent our mashup. The name of the first song is Memory Kesaria, and the second one is Memories. Let's start. Yes. 3, 2, 1. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you.
There is a time that I remember when I did no pain, when I believed in forevers and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Thank you. Amazing. Thank you so much, Kunal. Thank you so much, Deepti and Shivam. आपने बहुत मतलब आपने बहुत अच्छे से शोकेस किया हमारे पीवी स्कूल्स में क्या क्या होता है. शिवम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट ऑल्सो. अब आगे चलते हैं उस पार्ट पे जिस पार्ट पे आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं. वो है एडमिशन प्रोसेस. अब एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं. तो कुछ आपके लिए नोट करने के लिए चीजें हैं. ये एडमिशंस जो ओपन है वो क्लास 9 के लिए ही हैं. आपकी जो मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट वो नहीं है एप्लीकेशन के लिए. एडमिशंस ओपन है दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए और जो बच्चे दिल्ली स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स. तो अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट हैं तो 50% जो सीट्स हैं वो आपके लिए रिजर्व है. जो भी प्राइवेट स्कूल से बच्चे देख रहे हैं, डोंट वरी, द अदर 50% इज आल्सो फॉर यू. सो प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई. एंड फाइनली एक बच्चा, आई नो आपको सारी स्पेशलाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको सब में मन कर रहा होगा किसी ना किसी में, मतलब मेरे को अप्लाई तो डेफिनेटली करना है. बट सॉरी, देयर इज अ कैप. आप 3 स्पेशलाइजेशन में ही अप्लाई कर सकते हैं. अब देखते हैं कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का एडमिशन प्रोसेस कैसा है. ध्यान से सुनिए. 2 स्टेजेस में होगा ये एप्लीकेशन. जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है, जो राउंड 1 होगा वो एक रिटन राउंड होगा जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसमें आपके ऑप्शंस होंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे. डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब जो आपके म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, फिल्म एक्टिंग, मीडिया स्टडीज, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. बट आई विल इनकरेज कि आप जो भी आर्ट फॉर्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और रुचि रखते हैं डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई करिए. तो स्टेज 1 में, राउंड 1 में आपका रिटन एमसीक्यू टेस्ट होगा इन सब चीजों पे. उसके बाद होगा आपका स्टेज 2 जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे आगे जाके, या अगर आप इंडियन आइडल भी जाते हैं तो एक ऑडिशन तो होता ही है ना. तो वो भी एक पार्ट होगा जो स्टेज 2 का होगा, जिसमें हम एप्टीट्यूड देखेंगे बच्चे की. जरूरी नहीं है कि आपका सिंगिंग बेस्ट होना चाहिए या आपका कोई भी आर्ट बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए. बहुत सारा आपका जो एप्टीट्यूड है, जो आपका स्किल है, आपका इंटरेस्ट कितना है इसको ज्वाइन करने का, उसके द्वारा आपको जज किया जाएगा. आप तीनों आर्ट फॉर्म से चाहते हैं तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आपको कोई एक ही मिलेगा और आपको किसी एक ही आर्ट फॉर्म में एडमिशन मिलेगा. एंड फाइनली द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th of January. सिर्फ 6 दिन बचे हैं. जल्दी जल्दी जाइए, अप्लाई करिए अगर आपको परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में जाना है. ये जो स्क्रीन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो स्क्रीन पे लिखी वेबसाइट उस पर अवेलेबल है, और चैट्स पे भी वेबसाइट का लिंक शेयर करा जा रहा है. इंस्टाग्राम पे भी SOSC दिल्ली का पेज है, उसको फॉलो करिए, और फेसबुक पे भी है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई होप आपको और गहराई से अब समझ आ गया है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ASOSCs क्या है और क्या ऑफर करते हैं, और आप अपना करियर्स इसमें आगे कैसे बना सकते हैं हमारे न्यू एज करिकुलम के द्वारा. ये वेबिनार सीरीज और भी स्पेशलाइजेशंस के लिए होती रहेंगी, तो आप देखते रहिए. ओके, थैंक यू एवरीवन.